Hello, my dear students, parents and guardians. लॉकडाउन के बाद स्कूल और कॉलेजेस आंशिक रूप से प्रारंभ हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें तकनीकी पर आधारित होकर चल रही हैं। मोबाइल से पढ़ना, पढ़ाना, सूचना प्रसारित करना, ये सब चल रहा है। इसी तारतम्य में मैं आपके बीच अपनी बात समय समय पे रखता हूँ। मैं डॉक्टर M.S. विमल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट PG कॉलेज निवाड़ी MP। आज की इस वीडियो में मैं स्पीकिंग इंग्लिश इन सेंटेंस यूनिट विषय पर बात करने जा रहा हूँ। स्पीकिंग इंग्लिश इन सेंटेंस यूनिट। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस यूनिट को हम वाक्य इकाई कहते हैं। आम बोलचाल में हमने देखा है कि बच्चे या बड़े बुजुर्ग बातचीत के दौरान मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स यूज करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये परंपरा प्रारंभ हो गई है कि हिंदी भाषा के दौरान अगर 2-4, 10-20 इंग्लिश वर्ड्स यूज ना करें तो वो प्रभावी भाषा नहीं हो सकती। पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगा है हमें, लेकिन ये बात भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। जब हम किसी भाषा में बात कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी भाषा का वर्ड हो। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि हर हिंदी भाषा का अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है और हर अंग्रेजी वर्ड का हिंदी भी ट्रांसलेशन ज़रूरी नहीं है। तो बोलचाल में आम तौर पर रोड कहेंगे तो रोड ये ज़रूरी नहीं है कि सड़क कहा जाए, क्योंकि रोड को तो रोड ही कहेंगे, स्कूटर को तो स्कूटर ही कहेंगे, किताब को बुक है, टेबल है, पेन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, क्लीनर है, बस है, रेल है, ट्रेन है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के हैं। तो यहाँ ये समझ लेना कि इनका हिंदी ढूंढ करके हमें हिंदी बोलना चाहिए, ये नहीं है। ये वर्ड्स जो लोक में पहुंच चुके हैं, लोक उनको स्वीकार कर चुका है, तो ऐसे वर्ड्स पर ये बात नहीं हो रही। बात उस क्रम में हो रही है कि जब हम मैक्सिमम बातचीत के दौरान मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकते हैं तो मैक्सिमम सेंटेंस भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हम में से कुछ खास वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे बट, लेकिन, किंतु, परंतु न कह करके बट का प्रचलन हो गया है। बट ऐसा है, बट वैसा है। इसी तरह बिकॉज का बहुत उपयोग हो रहा है। बिकॉज वर्षा हो रही थी, बिकॉज ऐसा था, क्योंकि डूबता जा रहा है, बिकॉज आगे आ रहा है। इसी तरह से इनफ, सो, ये तमाम सारे बट नेचुरल, सपोज दैट आम प्रचलन में आ गए हैं। मेरा यहाँ ये कहना होगा कि ये आम प्रचलन में जितने मैक्सिमम वर्ड्स हैं उनकी संख्या असीमित है।
उनको रोका नहीं जाना चाहिए, उनका मैक्सिमम यूज करना चाहिए। स्टूडेंट की कोशिश ये होना चाहिए कि इन्हीं वर्ड्स को सेंटेंस में भी यूज करें। जैसे आपने इतना कह दिया सपोज दैट, उसके बाद आप हिंदी का वाक्य शुरू कर देते हैं। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आगे का जो सेंटेंस आपका हो वो पूरा इंग्लिश में हो। फॉर एग्जाम्पल, यू से सपोज दैट, आप कहते हैं सपोज दैट मैं आपको अच्छी राय बता रहा हूँ, तो सपोज दैट आपने इंग्लिश में बोल दिया और अच्छी राय बता रहा हूँ हिंदी में बोल दिया। तो आपका स्टूडेंट्स का ये गोल होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाए। सपोज दैट आई एम सजेस्टिंग यू ए वेरी गुड आइडिया। जब आप इतना बोलेंगे तो ये सेंटेंस यूनिट कहलाएगी। अभी सेंटेंस यूनिट में नहीं बोला जा रहा है। यदा कदा वर्ड्स का यूज हो जाना स्पीकिंग स्किल नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए वर्ड तक सीमित रह जाना ठीक नहीं है, सीमित रह जाना ठीक नहीं है। जैसे पेरेंट्स घर पर सिखाते हैं बच्चों को, और बच्चा छोटा होता है 1-2 साल का, तो वो उसका कान पकड़ के सिखाते हैं, बोलो बेटा ये क्या है, तो बच्चा कहेगा ईयर। ये क्या है, नोज़। ये क्या है, हेयर। ये क्या है, नेक। ये क्या है, चेस्ट। ये क्या है, फिंगर। तो इस प्रकार से ये प्रचलन चल रहा है समाज में, खासकर चाहे वो शहर हो या गांव देहात हो, हर जगह पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी सीखे। लेकिन यहीं तक सीमित न रहे कि ये क्या है, तो बच्चा कह देगा यह नोज है, यह नोज है। तो क्या आपका टारगेट नाक कहना भुला देना है क्या? अगर वो ये कह देता यह नाक है तो क्या बुराई थी? उसको ये भी सिखाइए यह नाक है, और उसका हिंदी वर्जन सिखाने के साथ साथ अंग्रेजी वर्जन आप सिखाएं और उसको कहें दिस इज़ नोज, दिस इज़ फिंगर, दिस इज़ चेस्ट, दिस इज़ टो, दिस इज़ ईयर, दिस इज़ नेक, दिस इज़ शर्ट। तो आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए यह क्या है ऐसे नहीं होना चाहिए। बचपन से ही आपका क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज़ दिस, उसका आंसर होगा दिस इज़ माई नोज, दिस इज़ माई नोज। व्हाट इज़ दिस, दिस इज बुक। ये जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उस वर्ड से सेंटेंस की तरफ उसे बढ़ाया जाना चाहिए। केवल वर्ड यूनिट तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे सेंटेंस यूनिट तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये सब स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में तो वही आइडिया सही है, बताओ बेटा ये क्या है, तो बच्चा कहेगा चिन्ह। लेकिन आप वो 3री साल में जा रहा है, 4थी साल का हो गया है, स्कूल में पहुंच गया, तब भी आप उसे कह रहे हो बताओ बेटा ये क्या है, तो वो अपर्याप्त है। स्कूल पहुंचने वाले बच्चे से फिर आपको कह देना चाहिए, पूछना चाहिए व्हाट इज़ दिस माय सन, व्हाट इज़ दिस माय बेबी। तो वो कहेगा दिस इज चिन, दिस इज चिन, दिस इज माई चिन। दूसरे की भी और इशारा करके पूछ सकती है कि व्हाट इज दिस, बच्चा कह सकता है दिस इज माई अंकल, या दिस इज टेबल, या दिस इज योर चिन, दिस इज योर फिंगर, दिस इज माई फिंगर, दिस इज योर फिंगर। तो दीज आर sentences, and these sentences should be taught appropriately right from the beginning age। प्रारंभिक दिनों से ही ये सेंटेंस सिखाना चाहिए बच्चों को।
केवल जो समस्या आती है सेंटेंस मेकिंग में, वो शब्दों की समस्या नहीं आती। एक भ्रम है हमारे बीच में कि हमें पर्याप्त शब्द नहीं आते, पर्याप्त भंडार नहीं है शब्दों का, वोकैबुलरी कमज़ोर है, इसीलिए सेंटेंस नहीं बना पाते। नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल। ऐसा हरगिज नहीं है। हजारों शब्द हैं हमारे लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास। थोड़ा बहुत भी स्कूल में गया है, पढ़ा है 2, 4, 10, 5 क्लास तक, तो उसके पास हजारों वर्ड्स हैं। और जो बिल्कुल स्कूल नहीं गया, हमारा बुजुर्ग है, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, किताबें नहीं पढ़ी, नाम लिखना नहीं जानता है, उसके पास भी हजारों वर्ड्स हैं अंग्रेजी के। आपको सुनकर ये ताज्जुब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे सोसाइटी में तो वैसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमारा 80 साल का बुजुर्ग या 60 साल की माँ, बुढ़िया माँ, बूढ़ी माँ, उसके पास भी इतना स्टोर है, क्योंकि वो दिन भर अंग्रेजी के वर्ड बोलती है। वो डॉक्टर, क्लीनर, बस, रोड, टैबलेट, हॉस्पिटल, चेकअप, मोबाइल, डिस्चार्ज, चार्ज, मिस कॉल, ये इत्यादि हजारों वर्ड्स बोलता रहता है। लेकिन वो अनपढ़ दादा दादी की समस्या यह है कि वो सेंटेंस यूज नहीं कर पाता। क्यों यूज नहीं कर पाता? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अभी तक शब्द ही बोले तो वो शब्द सीख गए। अगर पढ़े लिखे लोग सेंटेंस बोले होते तो वो सेंटेंस भी सीख जाते। तो ये कहाँ से सीखे? वो बस, ट्रेन, टिकट, शर्ट, पैंट, बुक, टेबल, स्टूल, लेटरिन, बाथरूम, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा शुरुआत में बोले गए, जिनसे वे भी सीख गए जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो सारा कुछ पढ़े लिखे लोगों पर टिका है कि यदि आप सेंटेंस में बोलना शुरू कर दें तो आवाम में भी लोग सेंटेंस बोलना शुरू कर देंगे। ये उत्तर भारत में जो सिखाने का क्रम है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो बाइलिंगुअल है। जैसे मैं आपके बीच बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में टिप्स दे रहा हूँ, इंग्लिश की टिप्स दे रहा हूँ। ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग नेचुरल वे में इंग्लिश नहीं सीखते। हम ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सीखते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन मेथड के दौरान ये आवश्यक हो जाता है कि मूल भाषा हमारी परिपक्व हो, हम मूल भाषा में इतने दक्ष हों कि उस मूल भाषा का सहारा लेकर, या सरल शब्दों में कहें, हिंदी भाषा का सहारा लेकर अंग्रेजी सिखा पाएँ। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये बच्चे को नोच तो सिखाना चाहिए पर उसे नाक नहीं बुलाना चाहिए। उसे चिन्ह तो सिखाना चाहिए लेकिन उसे ठोड़ी नहीं भुलाना चाहिए। ईयर तो सिखाना चाहिए लेकिन कान नहीं भुलाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो रूट लैंग्वेज है, मूल भाषा है हमारी, जिस भाषा में हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसके पैरेलल इंग्लिश लैंग्वेज खड़ी हो सकती है तब तो ठीक है। आप उसको डिस्ट्रॉय करके अगर इंग्लिश लैंग्वेज को खड़ी करना चाहते हैं, मेरा पर्सनल व्यू है कि वो बहुत बड़ी गलती होगी। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जो हमारे बीच में आते हैं, स्कूल एजुकेशन पास करके आते हैं, उनके साथ ये देखा गया, जिसके अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा ये जानता है कि दैट इज ट्री, इंग्लिश में पढ़ लेता है दैट इज ट्री। उससे कहा जाए कि दैट इज ट्री को अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, तो सब बच्चे नहीं बता पाते कि वह पेड़ है।
दैट इज ट्री सिखाना आपका लक्ष्य होना चाहिए, परंतु वह पेड़ है ये भुलाना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए बाइलिंगुअल हों, द्विभाषीय हों, मूल भाषा हिंदी में दक्ष हों, उसमें बहुत अच्छे विद्यार्थी हों, आपकी व्याकरण पर पकड़ हो, सेंटेंस मेकिंग सीखें और इंग्लिश लैंग्वेज को वर्ड्स तक सीमित ना रखें, उसे सेंटेंस तक आगे बढ़ाएं। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने की जो परंपरा है या सीखने की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। एक दिन 2 दिन में ये इस काम नहीं हो सकता, अंतिम सांस तक सीखना जारी रहता है। कोई भी चीज़ हो, भाषा पर भी ये बात लागू होती है। तो अच्छा हो कि हम बच्चों को छोटे छोटे वाक्य से शुरू करें। कम हियर, गो देयर, इशारा करते हुए कम हियर, गो देयर। ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है। कम हियर कहोगे, इशारा भी हो रहा है, बच्चा समझेगा बुलाया जा रहा है, और बच्चा ये समझेगा कि इसको इंग्लिश में कम हियर कहते हैं। गो देयर, गो देयर, गो देयर, गो देयर। बच्चा बॉडी लैंग्वेज से समझ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि उधर जाओ, उधर जाओ, और इंग्लिश में इसको कहते हैं गो देयर, गो देयर, गो देयर। अगर बच्चा जाने लगे और उसको कहो स्टॉप 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 स्टॉप, रुक जाओ, तो इस प्रकार से हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी सहारा लेना चाहिए सिखाने के लिए। और जो ग्राउंड अप चिल्ड्रन हैं, एडल्ट्स हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो बट्स तक सीमित ना रहें, केवल सपोज दैट, बट, इफ़, बिकॉज, इनफ, इन तक सीमित ना रहें, कांट तक सीमित ना रहें। बहुत आता है कांट, डोंट, कांट, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड। ये कांट से आगे भी बढ़ें, स्टूडेंट पर भी जाएं, मस्ट नॉट पे भी जाएं, शुड नॉट पे भी जाएं, हैव नॉट पे भी जाएं, डेयर नॉट पे भी जाएं, नीड नॉट पे भी जाएं, नीड पे भी जाएं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन इत्यादि पर भी जाएं। एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो पढ़े लिखे लोगों में भी है, और पढ़े लिखे लोग भी उसको फैलाते हैं और कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में ग्रामर का कोई महत्व नहीं। इतनी बड़ी भ्रांति जो आवाम में है, मैं नहीं कहता कि सबके अंदर है, लेकिन अधिकांश लोगों के मुंह मैंने सुना है कि बोलचाल में ग्रामर का प्रयोग नहीं होता। ग्रामर का प्रयोग होता है। विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस। बिना ग्रामर का ज्ञान किए आप एक वाक्य नहीं बोल सकते। सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई पर बात करें, जैसे आपको कहना होगा गो। व्याकरण की दृष्टि से गो एक वर्ड है। व्याकरण की दृष्टि से गो एक इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। गो, जाओ, तो ये जाओ क्या है? सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है? व्याकरण की दृष्टि से जब हम एनालिसिस करेंगे तो दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो जब वो सेंटेंस है, सेंटेंस का प्रकार है, वो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो फिर यही तो व्याकरण है। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता जो आप बोल रहे हैं और वो व्याकरण से संबंधित ना हो। जो आप बोलेंगे वो व्याकरण से निकल के आया होगा। जैसे आपने कह दिया कि आ रहा हूँ,
तो सेंटेंस की दृष्टि से राइटिंग में लिखेंगे आई एम कमिंग, लेकिन बोलचाल की भाषा में कमिंग इतना पर्याप्त है। किसी ने कहा कमॉन कमॉन कमॉन, आओ आओ आओ, और आपने कह दिया कमिंग, तो बोलचाल की दृष्टि से कमिंग कह दिया और आई एम हटा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रामर को हटा दिए। कमिंग, कम में आई एन जी जोड़ रहे हैं आप। जो ये कह रहा है कि आ रहा हूँ, तो ये कम में आई एन जी जोड़ना ये ग्रामर है, ये व्याकरण है। आई एम हटा दिया, इससे अगर आपने सोच लिया ग्रामर हट गई, नहीं। कम में आई एन जी अगर आपने जोड़ दी ग्रामर है। अगर आपने ये कह दिया, किसी ने कहा आओ कम ऑन और आपने कह दिया कम, तो उसका आशय बदल जाएगा। उसका आशय ये नहीं होगा कि मैं आ रहा हूँ, उसका आशय है तुम ही आ जाओ, आ जाओ कम। तो ये आशय बदलने का काम ग्रामर करती है, व्याकरण करता है। तो इसीलिए इस भ्रांति को बिल्कुल दूर करें, 100% दूर करें कि ग्रामर इज नॉट नेसेसरी इन कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। यह मात्र भ्रांति है और उस भ्रांति को दूर करें। एज मच एज पॉसिबल वी शुड गो थ्रू दी बुक्स ऑफ ग्रामर। जितना संभव हो सके ग्रामर की किताबें पढ़ें और उससे नई नई टिप्स लें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज ए सेइंग। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, ये कहावत है। इस कहावत को चरितार्थ करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो व्हेन एवर यू स्पीक इंग्लिश, it is advisable to you that you should speak in sentence unit। बस इतना ध्यान रखा जाए कि सेंटेंस यूनिट में वही बोलें कि या तो सुनने वाला या आपसे के सम्मुख खड़ा हुआ व्यक्ति इंग्लिश समझता हो, या फिर वो सीखने का इच्छुक हो, या आप क्लास में सिखाने के इच्छुक हैं। बिना उद्देश्य के दूसरी भाषा किसी पर थोपना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट आपसे इंग्लिश में बात करने का है तो आप करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बीच में हिंदी ना बोलें। सेंटेंस यूनिट में हिंदी बोलें एंड सेंटेंस यूनिट में इंग्लिश बोलें। अगर प्योर समझने वाला है या आप प्योर समझाना चाह रहे हैं तो प्योर सेंटेंस में बोलें और कंप्लीट विदाउट यूजिंग इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी बोलें। और जब हिंदी में बोलें तो विदाउट यूजिंग इंग्लिश वर्ड आप हिंदी में बोलें। तो ये जो बाइलिंगुअल सिस्टम है भाषा सीखने का, वो यही है कि रूट लैंग्वेज आपकी मजबूत हो। हिंदी ग्रामर आपकी अगर बहुत अच्छी है तो इंग्लिश ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं उसी को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जिसे सर्वनाम कहते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे विशेषण कहते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं उसे वर्ब कहते हैं। और जिसे क्रिया कहते हैं उसे वर्ब कहते हैं। जिसे विभक्ति कहते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जिसे संयोजक कहते हैं उसे कंजंक्शन कहते हैं। जिसे संबोधक कहते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जिसे टेंस कहते हैं, काल कहते हैं उसे टेंस कहते हैं। जिसे वाच्य कहते हैं उसे वॉइस कहते हैं। जिसे कथन कहते हैं उसे नरेशन कहते हैं। जिसे कविता कहते हैं उसे पोएम कहते हैं। जिसे
नाटक कहते हैं उसको ड्रामा कहते हैं, जैसे उपन्यास कहते हैं उसे नोवेल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो बाइलिंगुअल सिस्टम लैंग्वेज टीचिंग का है या लैंग्वेज बोलने का है, कन्वर्सेशन का है, वो हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।